Good morning friends, welcome to my YouTube channel Kamini Zubot Classes. In this Kamini Zubot Classes, today's my topic is transmission or conduction of nerve impulses. So today we will learn about the generation of an impulse inside the nerve fibers and how a nerve impulse travel from one neuron to the another neuron that we have to learn today. Okay? So total यहाँ पे मैंने 5 मार्किंग करी है. देखिए इस 5 मार्किंग को इस ग्राफ के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज द रेस्टिंग पोटेंशियल मींस पोलराइज्ड स्टेट. सेकंड वन इज द डीपोलराइजेशन. ये देखिए ये डीपोलराइजेशन स्टेट है और यहाँ पे इसी का पार्ट इम्पल्स है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइक. नाउ आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट ये जो नर्व इम्पल्स है ये रिटर्न होना स्टार्ट होगी एंड दैट थर्ड पॉइंट इज रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है एंड शेयर नहीं किया है, देन प्लीज हिट द बेल आइकन एंड गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस इन योर मोबाइल. जब इम्पल्स और स्पाइक जनरेट होगी तो ये एक्शन पोटेंशियल करेगा. ओके ये एक्शन पोटेंशियल 1 मिली सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द एंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. थर्ड पॉइंट हमारा है रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन. मीन्स जो ये डीपोलराइज्ड हुआ था अब ये रीपोलराइज्ड होना स्टार्ट होगा. और फोर्थ पॉइंट है हमारा रीपोलराइजेशन. ओके एंड फिफ्थ वन इज द हाइपरपोलराइजेशन मीन्स रिफ्रैक्टरी पीरियड. ओके तो ये देखिए ये मैंने जो ग्राफ बनाया है इस ग्राफ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज द टाइम इन मिली सेकेंड्स एंड सेकेंड वन इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिली वोल्ट्स. जो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो मिली वोल्ट्स में जनरेट होगी और जो नर्व इम्पल्स वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन तक टाइम पीरियड लेगी वो मिली सेकेंड्स में लेगी. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस ग्राफ. ओके सो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन होती है उसका जो एवरेज पोटेंशियल वैल्यू होती है वो -70 मिली वोल्ट होती है. ओके जैसे ही -70 मिली वोल्ट से ऊपर हम जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करती हैं तो वो 0 तक आती है. 0 से +30 तक इम्पल्स हमारी पूरी तरीके से नर्व के अंदर जनरेट हो जाती है. सो +30 के बाद ये इतनी जनरेट हो जाती है कि ये रिवर्स होना स्टार्ट होती है. क्यों? क्योंकि एक नर्व इम्पल्स को दूसरे नर्व इम्पल्स तक रीच करने के लिए 1 मिली सेकेंड का टाइम मिला होता है. इस टाइम सेकेंड के बीच में इस एक्शन पोटेंशियल के थ्रू इसको कंप्लीट करना होता है हर चीज. सो रिपोलराइजेशन का जो वैल्यू होगी +30 मिली वोल्ट टू -70 मिली वोल्ट होगी. सो देखिए ये रिवर्स होना स्टार्ट हुई, माइनस से शुरू हुई थी प्लस पे रीच्ड हुई. रिपोलराइजेशन में प्लस से शुरू होगी और वापस नॉर्मल पोजीशन पे यानी -70 मिली वोल्ट पे आएगी. रिपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव पीरियड. Hyperpolarization means there is an excess of potassium ion channel is opened and the efflux of potassium ion is gathered outside the axon. ये देखिए यहाँ पे मैंने पोटेंशियल रिक्वायर्स ओनली 0.5 मिली सेकेंड लिखा है. क्यों? क्योंकि ये जब डीपोलराइजेशन होगा मीन्स नर्व इम्पल्स अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करके +30 तक रीच्ड करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी. तो जैसे ही ये एक्सट्रीम होगा ये वापस रिवर्सल होना स्टार्ट होगा. तो डीपोलराइजेशन से रिवर्सल और पोलराइजेशन की जो वैल्यू होगी वो 0.5 मिली सेकेंड होगी. This is the structure of axon and today I will explain the process of resting membrane potential with this structure of axon. ये जो resting membrane potential stage है इस stage पे nerve fibers do not conduct any impulse. So अभी आप जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हुआ है. ओके इन दिस केस potassium ion are present inside and show the negative signs. Sodium ions are present outside the axon and show the positive sign. Okay, sodium ion are higher 10 times more outside the axon and potassium ions are higher 25 times more inside the axon. Because of this ionic difference between the sodium and potassium ion, the negative sign is more inside the axon. ये दोनों चैनल है पोटेशियम और सोडियम चैनल. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल.
So there is a considerable difference between the ionic concentration and difference in electrical charges as well outside and inside the plasma membrane. This difference is called potential difference. तो ये जो difference आप देख रहे हैं 10 times और 25 times more का पोटेशियम और सोडियम आयन में, इस difference को हम potential difference बोलते हैं. And this potential difference across the plasma membrane is known as resting membrane potential. The average value of resting membrane potential is -70 millivolt. This minus sign indicates that inside is negative, outside is positive. ये देखिए, ये एक्सॉन की एक और स्ट्रक्चर है और ये जो कंडीशन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है. ओके, सो जब ये रेस्टिंग स्टेज पर है हमारा कंडीशन, तो कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही. जब इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट भी जो सोडियम और पोटेशियम है वो आपस में इस एक्सॉन की परमेबल मेम्ब्रेन से इन और आउट होते रहते हैं. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, जो सोडियम आयन है वो मॉडरेटली परमिएबल है अंदर आने के लिए इस एक्सॉन के अगेंस्ट, और जो पोटेशियम आयन है ये 50 to 100 टाइम्स मोर परमिएबल है देन सोडियम आयन के. ओके, तो जब एक्सचेंज होगा इस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, 3 सोडियम आयन इन होंगे तो 2 पोटेशियम आयन आउट होंगे. तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस दी है इसका. So thus potassium ion diffuses out of the cell more easily than sodium ion diffuses in. Why? Because it is 50 to 100 times more permeable than the sodium ion. This result in a higher concentration of sodium positive ions outside as compared to the ions inside. This stage of RMP is called as polarized stage. तो ये जो stage है ये क्या है हमारी polarized stage. Okay? पोटेशियम आयन डिफ्यूजेज आउट मोर इजली. तो जब पोटेशियम आयन बाहर आएगा, डिफ्यूज आउट होगा, तो उसको हम इफ्लेक्स बोलेंगे. देन द सोडियम डिफ्यूजेज इन, और जब सोडियम डिफ्यूजेज इन होगा तो हम उसको इनफ्लेक्स बोलेंगे. नॉर्मली हमने इस नर्व फाइबर के इम्पल्स जनरेशन में ये लर्न किया कि सोडियम आयन जो आउटसाइड हैं वो इन हो जाते हैं और पोटेशियम आयन जो इनसाइड है वो आउट हो जाते हैं. बट यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप भी है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एक्सचेंज पंप एक्चुअली ओवर हियर? तो यहाँ पे जो ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है, इसका जो वर्क है मेनली, ये सोडियम आयन जो अंदर आए हैं उसको बाहर करेगा और पोटेशियम आयन जो बाहर गए हैं उनको इन करेगा, यानी वापस से सेम पोजीशन में लेकर आएगा. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द concentration and electrochemical gradient के. This is called basically sodium potassium exchange pump of the cell. Okay, this sodium potassium exchange pump operates with the help of sodium potassium ATPase enzyme located in the cell membrane. तो in this way, जब 3 molecules of sodium in होंगे तो 2 molecules of potassium out होंगे with the help of this sodium potassium exchange pump. Now these are the diagrams of depolarization, and for knowing about the depolarization we have to learn about the chart first. So according to this chart, 5 stages are very much important, and these are resting potential stage, depolarization stage, impulse stage, repolarization stage, hyperpolarization stage. सो इधर देखिए, ये डीपोलराइजेशन स्टेज है. ओके, तो इस स्टेज पे क्या होता है, जैसे ही ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को इम्पल्स क्रॉस करती है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू किस पे है हमारी? -70 मिलीवोल्ट पे. यहाँ पे स्टिमुलस ज़्यादा हुआ और इसने अपवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर दिया इम्पल्स ने. ओके, तो सेम एज इट इज़ ये सेल मेम्ब्रेन है एक्सोन का, तो यहाँ पे स्टिमुलस ज़्यादा मिला. तो जैसे ही स्टिमुलस ज़्यादा मिला, जो सोडियम आयन आउटसाइड थे वो इनसाइड हो गए और यहाँ पे एक्युमुलेशन सोडियम आयन का बहुत ज़्यादा हो गया. तो जो वैल्यूज़ थे वो चेंज हो गए आउटसाइड और इनसाइड. आउटसाइड माइनस साइन हो गया और इनसाइड प्लस साइन हो गया. तो प्लस साइन है मीन्स सोडियम आयन ज़्यादा हो गए, माइनस साइन है मीन्स आउटसाइड पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गए.
और ये सब किसके ऊपर हो रहा है? एट अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। तो जैसे ही सोडियम आयन इन हुए, थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे मिलीवोल्ट में है वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने में? -70 से 0 और 0 से +30 मिलीवोल्ट। इनसाइड में कितना मिलीवोल्ट हो गया? अब यहाँ पे +30 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया सोडियम आयन बहुत सारे यहाँ पे कलेक्ट हो गए। सोडियम आयन तब तक यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे जब तक ये स्टेज रिवर्स ना हो जाए। रिवर्स स्टेज कैसे हो जाएगी? अगेन प्लस साइन जो है वो आउटसाइड चले जाए और माइनस साइन इनसाइड आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीपोलराइजेशन ऑफ एन एक्सॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ? +30 तक इम्पल्स आ गई। यहाँ पे +30 तक इम्पल्स आ गई मीन्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये एक्शन पोटेंशियल ने हमको ये बोला कि यहाँ पे जो इम्पल्स है, यहाँ पे जो इम्पल्स है ये अब जनरेट हो चुकी है। वाई? बिकॉज दिस इम्पल्स टच्ड +30 मिलीवोल्ट स्टेज। ओके, अब नेगेटिव क्या हुआ? आउटसाइड है और पॉजिटिव इनसाइड है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये एडजेसेंट पॉजिटिव साइन को फिर से मैसेज सेंड करेंगे कि वापस से ये रिपोलराइज्ड हो। तो जिस 1 मिली सेकेंड में हमारी एक नर्व इम्पल्स एक एंड से दूसरे एंड जाएगी, उतने ही मिली सेकेंड के अंदर ये रिपोलराइजेशन की स्टेज को भी ध्यान देगी। तो ये जो रिवर्सिबल स्टेज होगी यानी डीपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन वाली जो रिवर्सिबल स्टेज होगी, उस स्टेज में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट यूज होगा और जो हमारा पोटेंशियल रिक्वायर होगा 0.5 मिली सेकेंड। हमारी पहली स्टेज थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज एंड दैट स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोलराइज्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज थी हमारी डीपोलराइजेशन स्टेज जिसकी एवरेज जो वैल्यू थी -70 से 0 और 0 से +30 मिलीवोल्ट थी। अब जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है रिपोलराइजेशन। वैसे तो रिपोलराइजेशन हमने डीपोलराइजेशन के साथ पढ़ा है, बट हियर वी हैव टू लर्न इट सेपरेटली। यहाँ पे ये देखिए मैंने चैनल बनाया है, सोडियम आयन का चैनल है। इस समय सोडियम आयन चैनल क्लोज्ड है रिपोलराइजेशन स्टेज में और पोटेशियम आयन ओपन है। ओके, नाउ द इंक्रीज ऑफ सोडियम आयन्स इनसाइड द नर्व फाइबर्स, द मेम्ब्रेन बिकम लेस परमेबल टू सोडियम आयन्स एंड मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। तो इस तरीके से जितना भी सोडियम आयन डीपोलराइजेशन स्टेज में एक्सॉन के इनसाइड में गैदर होगा, जिसके कारण जो उसकी मेम्ब्रेन होगी वो लेस परमेबल हो जाएगी और मोर परमेबल पोटेशियम आयन के लिए हो जाएगी। नाउ सोडियम आयन्स चैनल क्लोजेस और पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन स्टॉप एंड पोटेशियम आयन इफ्लक्स स्टार्ट। और इस तरीके से क्या होगा? सोडियम आयन चैनल है वो क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगा और जो पोटेशियम आयन हमारा इनसाइड था वो बाहर की तरफ गैदर होना स्टार्ट हो जाएगा। So influx of sodium ions stop and potassium ion efflux start until the original resting state of ionic concentration is achieved। और ये इन और आउट पोटेशियम और सोडियम आयन का तब तक होता रहेगा until the resting potential state जो है वो वापस से रिस्टोर ना हो जाए। So thus resting potential is restored called repolarization of the membrane and its period or value returns from +30 millivolt to -70 millivolt। हम जानते हैं डीपोलराइजेशन के अंदर -70 मिलीवोल्ट टू +30 मिलीवोल्ट हुआ था और रिपोलराइजेशन स्टेज में जब रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन रिस्टोर हो जाएगी तो इसकी जो वैल्यू है वो +30 मिलीवोल्ट टू -70 मिलीवोल्ट में वापस रिटर्न हो जाएगी। In fact, until repolarization stage occurs, neurons cannot conduct another impulses. So, when the repolarization restores the RMP stage back, few time is required, and this time taken for the restoration of the RMP stage is called refractory period. तो refractory period वो stage है जिसमें repolarization बैक होगा और रीस्टोर करेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अनदर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। ओके, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑलवेज मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज द यूनिडायरेक्शनल इम्पल्स कंडक्शन।
रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत ही शॉर्ट है और ये 1 मिलीसेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है उनकी मैक्सिमम स्पीड 130 मीटर पर सेकेंड होती है। नाउ द लास्ट वन इज सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर। Center part of the nerve fiber is axon, and above and below the axon is the myelinated sheet or medullary sheet or myelin sheet. This myelin sheet is made up of phospholipid and it acts as an insulator and prevents the leakage of ions and conserves axon's energy. मेन फंक्शन माइलिनेटेड शीट का होता है कि जो ये इम्पल्स है इनको ट्रांसमिट करना माइलिनेटेड शीट से माइलिनेटेड शीट तक। तो बीच में ये जो नॉच आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई भी कंडक्शन नहीं बनाया हुआ है बिकॉज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेनवायर। ओके, ये जो आउटर लेयर है हमारे नर्व फाइबर्स की इसको न्यूरोलिमा बोलते हैं और शीट ऑफ शेवॉन सेल्स, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। ओके, when an impulse travels along a myelinated neuron, the depolarization occur at the node of Rainbow. तो जब इम्पल्स माइलिनेटेड शीट पे जनरेट होगी और ट्रैवल करेगी तो डीपोलराइजेशन कहाँ होगा हमारा नोड ऑफ रेनवायर पे। इट लीव्स ओवर द माइलिनेटेड शीट फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन विच मीन्स टू लीव। तो माइलिनेटेड शीट से नर्व इम्पल्स का ट्रैवल करना टू अनदर माइलिनेटेड शीट पे और लीव कर देना किसको, बीच में नोड ऑफ रेनवायर को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। ड्यू टू सॉल्टेटरी कंडक्शन द माइलिनेटेड न्यूरॉन चैनल्स ग्रेटर स्पीड ऑफ एन इम्पल्स ट्रैवलिंग देन अ नॉन माइलिनेटेड वन। इसका मतलब नॉन माइलिनेटेड शीट पे सॉल्टेटरी कंडक्शन इतना स्पीड में नहीं होगा जितना स्पीड में हमारी माइलिनेटेड शीट पे होगा। जब ये इम्पल्स ट्रैवल करेगा माइलिनेटेड शीट पर तो इसके अंदर बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड होगा और सोडियम पंप जो है वो माइलिनेटेड शीट पे जल्दी से ऑपरेट होगा। तो दिस इज द बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन। This solitary conduction 50 times faster than the non-myelinated nerve fibers. So friends, आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा? Please write every comments in the comment box. Good day to all.